नमस्कार। मैं राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से। कल के व्याख्यान में हमने द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के मान को ज्ञात करने का प्रयास किया था। मैंने संक्षेप में उसमें बतलाया था कि विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार के अणुओं में स्थायी होगा और किस प्रकार के अणुओं में अस्थायी द्विध्रुव आगुण होगा। और अस्थायी द्विध्रुव आगुण यदि विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है तो उदाहरण के लिए जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान शून्य भी होगा। विभव की जो समीकरण हमने निकाली थी पहले पिछले लेख में, phi = kq/r, उसकी मदद से हमने उसके उपयोग से हम इस विभव के समीकरण को निकाल सकेंगे। विभव के समीकरण को हम निकाल सकेंगे। कल हमने विभव का जो समीकरण निकाल लिया था वह मान आया था kp cos θ/r²। p यहाँ पर द्विध्रुव आगुण है जिसका मान qd होगा। तो समीकरण में phi = kp cos θ/r², जहाँ पर कैपिटल P डाइपोल मोमेंट है जिसे हम qd लिख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जैसे कि चूँकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। हमने अपने इस डायग्राम में r की दिशा को इस प्रकार से OP में दिखा रखा है। मान लीजिए हम कल्पना करें डाइपोल मोमेंट और r के मध्य में यदि बनने वाला कोण r है, यदि इनके मध्य में बनने वाला कोण r है, तब वेक्टर p.r = PR cos θ होगा। जब ये PR cos θ हो गया तो हम इस मान को विभव के मान में उपयोग ले सकते हैं और इस मान को यूज कर सकते हैं। वेक्टर p.r = PR cos θ, तो हमने इस मान को उपयोग में लिया और इस मान को उपयोग में लेने से जो विभव का समीकरण है वह हो गया phi = kPr cos θ/r³। PR cos θ को वेक्टर p.r से लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन सेकंड में बताया है। अब हमने पिछले अध्याय में एक वेक्टर आइडेंटिटी की हुई है और वह है ग्रेडियंट 1/r। ग्रेडियंट 1/r मीन्स डेल 1/r। पोजीशन वेक्टर r है जिसका मान xi + yj + zk है। तो r इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और हमने अपने पिछले व्याख्यान में वेक्टर आइडेंटिटी में ये रिलेशन सिद्ध किया था और इसका मान निकल के आया था। हम सिद्ध कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं -r/r³। इस रिजल्ट का प्रयोग किया जा सकता है विभव के समीकरण में और जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ये मान हो जाएगा -k वेक्टर p.ग्रेडियंट 1/r। ग्रेडियंट मीन्स डेल, इसलिए हम लिख सकते हैं -k वेक्टर p.डेल 1/r। तो मैंने विभव के समीकरण को, विभव के मान को 3 समीकरणों के द्वारा बताया है। कई बार परीक्षा में जो अपना ये तीसरा समीकरण है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तीसरा जो समीकरण है, इस फॉर्म में हमें विभव को ड्राइव करने के लिए प्रश्न मिले हैं। अब हम थोड़ा सा इस केस पर विचार करते हैं। मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो आप देख सकते हैं कि जो OP रेखा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर होगी और इस परपेंडिकुलर रेखा को हम निरक्ष कहेंगे। थीटा बराबर 90 हो गया, cos 90 0 हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल का मान 0 हो गया और यह जो मान होगा यह मिनिमम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। निरक्ष पर जो भी बिंदु स्थित है उस पर विभव का मान 0 होगा।
अब हम दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए थीटा बराबर 0 हो गया। थीटा किसके बीच में बना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइन और ओपी के बीच में। थीटा 0 हो गया तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया, अक्षीय बिंदु हो गया। थीटा बराबर 0 है तो cos 0 बराबर 1 हो जाएगा। अतः फाई का मान kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। cos 0 का मान 1 होने पर जो विभव का मान है वह फाई इजिकल्स टू kp बाई आर स्क्वायर होगा और यह पोटेंशियल का मान अधिकतम होगा। इसका अर्थ हुआ कि अधिकतम पोटेंशियल का जो मान है वो निरक्ष पर मिलेगा, वो अधिकतम विभव का जो मान है वह अक्ष पर मिलेगा, जबकि निरक्ष पर पोटेंशियल का मान 0 होगा। इस प्रकार से भी हमें परीक्षा में पूछा गया है, सिद्ध करें कि द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है। इस आर्टिकल में मैंने जो पुराने प्रश्न पत्र देखे उसमें 2 न्यूमेरिकल मिल रहे हैं और 2 न्यूमेरिकल जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो बिल्कुल यूं की त्यों आ रहे हैं, उसमें इवन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में भी कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, NaCl अणु के Na आयन तथा Cl आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्राम है। इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्राम दूरी पर अधिकतम और न्यूनतम विभव का मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको बताया है न्यूनतम विभव का जो मान होगा वो निरक्ष पर होगा और वह मान 0 होता है। यह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमें इसमें अक्ष पर ज्ञात करना है। अक्ष पर ज्ञात करने के लिए थीटा बराबर 0 होगा, cos 0 1 हो गया, इसलिए फाई का जो मान निकल के आएगा वो kp बाई आर स्क्वायर होगा। p डाइपोल मोमेंट है जिसको हम qd कह सकते हैं और इस प्रकार से विभव का मान होगा k qd बाई आर स्क्वायर और हम इस अंकित प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न और जो यूनिवर्सिटी में फ्रीक्वेंटली आया है वह है HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, यानी हमको HCl अणु का डाइपोल मोमेंट दे रखा है। तब हमसे पूछा गया है कि अणुओं के आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात करें, नंबर 1, और नंबर 2 पूछा गया है आयनों को मिलाने वाली रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 20 एंगस्ट्राम दूरी पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। इस सेकंड पार्ट को जरा दोबारा समझ लीजिएगा। आयनों को मिलाने वाली रेखा पर, आयनों को मिला रही है जो रेखा वह कौन सी हो गई? एक्सियल लाइन हो गई और उस पर सेंटर से 20 एंगस्ट्राम दूरी पर इलेक्ट्रॉन पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा हमको ये कैलकुलेट करना है। देखिएगा डाइपोल मोमेंट P बराबर QD है, Q का मान हमें मालूम है, हम डाइपोल मोमेंट दे रखा है तो हम इस समीकरण से स्मॉल d का मान निकाल सकते हैं, आसानी से गणना कर सकते हैं और जब गणना करते हैं तो इसका मान आता है 0.212 एंगस्ट्राम। अब प्रश्न उठता है कि जो आयनों को मिला रही है अक्षीय रेखा उस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के केंद्र से 20 एंगस्ट्राम दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान निकाला जाए। हमने पिछले व्याख्यान में ये समझा दी है किसी भी निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वह किस प्रकार से होगी, और मैंने पिछले अपने व्याख्यान में ये भी बताया है कि स्थितिज ऊर्जा इंटरेक्शन नेचर किस प्रकार का बल है उस पर निर्भर करेगी। यदि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हैं, यदि हम न्यूक्लियर फील्ड में हैं, न्यूक्लियर फोर्स में हैं, तो फॉर्मूले में अंतर आएगा। तो यानी अन्योन क्रिया का जो बल है उस पर निर्भर करेगी। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में मैंने पिछले अपने व्याख्यान में बताया था कि आवेश और विभवांतर के जो अंतर है उससे हम स्थितिज ऊर्जा के मान को निकाल सकेंगे। हमें आवेश का मान मालूम है, हम विभव का मान निकाल सकते हैं। फाई इजिकल्स टू kp बाई आर स्क्वायर अधिकतम मान होगा। p का मान दे रखा है, k का मान मालूम है, स्मॉल r का मान 20 एंगस्ट्राम है। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर -E फाई इज इक्वल्स टू -E kp बाई आर स्क्वायर। इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज, k डाइपोल मोमेंट, स्मॉल r सबका डिस्टेंस रखा जाए और इसकी गणना जब हम करते हैं तो इसका मान निकल के आता है -12.24 इंटू 10 की पावर -22 जूल। ये स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गई है। सामान्यतः हम ऊर्जा को इस तरह के प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
एक्सप्रेस करते हैं। हालांकि यदि आप यहाँ करके छोड़ दें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना परफेक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको ड्राइव करने के लिए हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इस जूल की जो समीकरण आई है उसको डिवाइड करना चाहिए। और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मान निकल के आएगा -7.65 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिया है। ये दो न्यूमेरिकल मैंने पिछले 7-8 बरस के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, जो सामान्यतः एज इट इज़, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं है, यथावत रूप में पूछे जाते रहे हैं। आशा है आपको ये विषय समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।